Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video, we will discuss about AIIMS versus CGHS हॉस्पिटल। मेरे पास बहुत सारे डाउट्स आ रहे थे, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि मैम एम्स चुने या फिर CGHS हॉस्पिटल चुने। ठीक है, तो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम और साथ ही साथ आगे फर्दर क्या प्रोसीजर होगा। ठीक है, अप्लाई फॉर इंस्टीट्यूट के बाद मैंने आपको वैसे उस वीडियो में पूरा कवर करवा दिया है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों के डाउट है रिलेटेड टू एनओसी। ठीक है, जीएनएम में कितना एक्सपीरियंस चाहिए, कितना एज, तो वो सारी बातें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जितने भी आपके डाउट्स है वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी मेडिकल एग्जामिनेशन, कि आपके मेडिकल में क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा कि ओबीसी सर्टिफिकेट कब से कब तक बनवाना है, ईडब्ल्यूएस, जीएनएम, ये सारी फर्दर डिटेल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप कैसे डाउनलोड करनी है। ठीक है, और आप कैसे उसका प्रिंट निकाल सकते हो या उसकी पीडीएफ डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हो ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट अपलोड। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह की बेनिफिशियल वीडियो आपको मिलती रहे। तो जब प्रायोरिटी सेट करनी है आपको, ठीक है, अगर आपने प्रायोरिटी ऑलरेडी सेट भी कर दी है तो आप उसको अभी एडिट कर सकते हो। लास्ट डेट आपकी 7 अक्टूबर है। ठीक है, तो 7 अक्टूबर से अगर आपने जो भी चॉइस फिल अभी करी है, आपको किसी में डाउट है या आपको वो लिस्ट चेंज करनी है, तो अभी आपके पास एडिट का ऑप्शन होगा उसमें राइट हैंड साइड पे ऊपर की तरफ। ठीक है, तो उस एडिट के ऑप्शन से आप वहां पे चेंज कर सकते हैं। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि आपको एम्स प्रायोरिटी पे सेलेक्ट करना है या फिर सीजीएचएस हॉस्पिटल। ठीक है, ये आपकी सबसे पहले तो खुद की पर्सनल चॉइस होनी चाहिए। जब भी हम एग्जाम देते हैं या फिर जब आपका रिजल्ट आया होगा, तो जो भी आपने रैंक सिक्योर करी है, ठीक है, जो भी आपने रैंक सिक्योर करी है, उसमें हम सबको एक अंदर से होता है कि यार मुझे क्या लेना है, मुझे एम्स दिल्ली चाहिए या मुझे कोई सीजीएचएस हॉस्पिटल चाहिए। हम सबके मन में होता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, ठीक है, बीएससी नर्सिंग या जीएनएम जब भी हमने करा हो तो मन में होता है यार मुझे एम्स दिल्ली चाहिए, एम्स का टैग चाहिए। ठीक है, या फिर मेरे को सीजीएचएस हॉस्पिटल कंफर्टेबल है। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ काम करना पसंद है। ठीक है, आपके कलीग या फिर आपके फ्रेंड्स वगैरह जहां पे भी काम कर रहे हैं उनसे सबसे आप रिव्यू ले सकते हैं। ठीक है, आपको कहाँ पे कंफर्टेबल लगेगा, आपका घर कहाँ पे है, उसके अकॉर्डिंग ये सब चीजें देख के आपको प्रायोरिटी फिल करनी है। जो भी आपके घर से सबसे पास है आपको प्रायोरिटी उसको देनी है। ठीक है, अगर आप दिल्ली में हो तो दिल्ली में, दिल्ली और सफदरजंग हॉस्पिटल दोनों ही अगल बगल में, उसमें आपको कंफ्यूजन हो सकती है कि आप कौन सा चूज करें। तो उसके लिए आपकी सबसे पहले तो पर्सनल चॉइस है टोटली, कि आपको कहाँ काम करना पसंद है। ठीक है, एक होता है किसी को एम्स का टैग चाहिए कि एम्स में ऑलरेडी वर्किंग है तो एम्स को सब जानते हैं। ठीक है, सफदरजंग उतना पॉपुलर नहीं है एज जितना एम्स है। तो सबसे पहले तो पर्सनल है कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। ठीक है, अगर आप किसी का ओपिनियन मांगते हो तो कि कौन सा वर्कलोड कहाँ पे ज्यादा है कहाँ पे कम है, वर्कलोड सब जगह ऑलमोस्ट सेम है। अब सारे हॉस्पिटल्स में सेम वर्कलोड है, डिपेंड करता है आपको कौन सा वार्ड मिल रहा है। अगर आपको सफदरजंग में आईसीयू पोस्टिंग हो रही है, ओटी पोस्टिंग हो रही है, तो अगर एम्स दिल्ली में आईसीयू पोस्टिंग हो रही है, ओटी, तो वो वर्कलोड दोनों का सेम है, क्योंकि ओटी में भी आपको खड़े रह के स्क्रब होना है, सर्कुलेटरी बनना है, यहाँ पे भी ओटी में वही करना है। जो आईसीयू में इधर काम होगा वही आईसीयू में इधर काम होगा। ठीक है, तो ये आपकी टोटली पर्सनल चॉइस है कि आप इसमें से क्या सेलेक्ट करना चाहते हो। मेरे को सफदरजंग इसलिए लिया क्योंकि आई हैव बीन पास आउट फ्रॉम आर ए के कॉलेज। ठीक है, तो आर ए के कॉलेज में जो भी पोस्टिंग्स वगैरह होती थी वो सफदरजंग हॉस्पिटल में होती थी। तो मुझे सफदरजंग हॉस्पिटल का सब कुछ पता था कि कहाँ पे कौन सा वार्ड है, किस वार्ड में क्या काम होता है। तो उन सब के अकॉर्डिंग मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी सफदरजंग हॉस्पिटल को दी। ठीक है, इसी तरह ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इन दोनों में से कौन सा सेलेक्ट करना है। दोनों की सैलरी सेम है, बेनिफिट्स ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप एम्स चूज करोगे या सफदरजंग। तो फर्स्ट टॉपिक इज क्लियर कि आपको किसको प्रायोरिटी देनी है। अगर आपने प्रायोरिटी ऑलरेडी दे दी और आप उसको चेंज करना चाहते हो तो आप साइड में एक एडिट का ऑप्शन होगा, उस पर जाके आप प्रायोरिटी को चेंज कर सकते हो 7 अक्टूबर तक। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस कि अगर आपने 7 अक्टूबर तक अपना अप्लाई फॉर इंस्टीट्यूट फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट कर दिया, उसके बाद फर्दर क्या प्रोसीजर होगा एम्स का। ठीक है, तो फर्दर प्रोसीजर क्या होगा, उसके बाद आपकी एक लिस्ट आएगी कि कौन कौन से कैंडिडेट्स जो है एलिजिबल नहीं है। ठीक है, जिन्होंने अप्लाई फॉर इंस्टीट्यूट नहीं करा होगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको एम्स जोधपुर चाहिए था या कोई दूसरा एम्स चाहिए था, वो अवेलेबल नहीं है या उनकी उतनी अच्छी रैंक सिक्योर नहीं कर पाए वो।
ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या होता है, प्रेफरेंस फिल ही नहीं करते। अगर वो प्रेफरेंस फिल नहीं करेंगे तो वो ऑलरेडी लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। तो जो फाइनल लिस्ट आएगी कि आपको कौन सा एम्स अलॉट हुआ है, उससे पहले एक लिस्ट और आएगी जिसमें ये बताया जाएगा कि किस किस कैंडिडेट का कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया है। ठीक है, इस तरह की लिस्ट आएगी, उसमें आपका रैंक, ठीक है, जेंडर, कैटेगरी, रोल नंबर ये मेंशन होगा, और जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई फॉर इंस्टीट्यूट नहीं करा तो उनका कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया जाएगा और उनका नाम एलोकेशन में नहीं आएगा। ठीक है, जो सेकंड लिस्ट आनी है उस लिस्ट में इनका नाम नहीं होगा, इसके लिए ऑलरेडी सबसे पहले ये एक लिस्ट निकाल देंगे। ठीक है, सबसे पहले ये वाली लिस्ट आएगी आपकी। इस लिस्ट के आने के बाद जो मोस्ट प्रोबेबली अभी जो आया है डेटा, उसके अकॉर्डिंग 14 अक्टूबर तक आपका सीट एलोकेशन का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, आपको कौन सी सीट अलॉट हुई है उसकी आपकी लिस्ट आ जाएगी। लास्ट डेट है उसकी 14 अक्टूबर, वहां तक आपके चांसेस है कि वो लिस्ट निकाल देगी। ठीक है, वो लिस्ट इस टाइप की होगी कि आपका रोल नंबर लिखा होगा, ठीक है, आपको मेरिट पे मिली है या नहीं मिली है वो भी मेंशन होगा। ठीक है, आपकी कैटेगरी क्या है, आपकी ओवरऑल रैंक क्या है और आपको कौन सा एम्स अलॉट होगा। ठीक है, इस टाइप से ये लिस्ट बनी हुई आपको मिलेगी। ठीक है, तो एलोकेशन का इस तरह से लिस्ट आएगा आपके पास। जो लिस्ट है ये आपकी 14 अक्टूबर तक मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगी, जिसमें आपका मेंशन रहेगा कि आपको कौन सा एम्स अलॉट हुआ है। ठीक है, और इसी में आपको ये भी बताएंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी है जो आपको तैयार करके रखने हैं फॉर फर्दर डॉक्यूमेंट अपलोड। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले मुझे बहुत बच्चों ने ये भी पूछा था कि मैम फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन में डिफरेंस बता दीजिए, हमें क्या चूज करना है, क्या रहेगा। ठीक है, तो उसमें क्या है, अगर आप जब भी आपको एलोकेट होगा सीट, ठीक है, आपको कौन सा एम्स मिला है तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन सेकंड। अगर आप ऑप्शन फर्स्ट पे क्लिक करते हो तो उसमें जो भी आपको एम्स अलॉट हुआ है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी पहले एक वीडियो बनाई हुई है, उसमें मैंने पूरा आपको दिखाया है कि आप लॉग इन करते हो तो कैसे आपको पता चलता है, कहाँ पे क्या लिखा आता है। ठीक है, अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी हुई है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, आप वो वीडियो जरूर देखना, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो इसके बाद फर्स्ट ऑप्शन में होगा या तो आप एक्सेप्ट एंड विश टू रिपोर्ट एंड ज्वाइन एट दिस इंस्टीट्यूट और हॉस्पिटल एंड डू नॉट वांट टू पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ इंस्टीट्यूट एलोकेशन। ठीक है, दिस इज द फाइनल चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट बाय कैंडिडेट, कि जो आपको अलॉट हुआ है, लाइक आपने फर्स्ट प्रेफरेंस भरी और आपको आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गई, तो यू विल डेफिनेटली गो फॉर फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि आपको जो चाहिए था आपको मिल गया। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, दिस इज द फाइनल चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट बाय कैंडिडेट, कैंडिडेट ने वो फाइनल चॉइस कर लिया है और आप वहीं पे ज्वाइन करना चाहते हो, फर्दर दूसरे राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन आपका क्या रहेगा, एक्सेप्ट एंड वांट टू पार्टिसिपेट इन सब्सिक्वेंट राउंड इफ एनी, अगर दूसरे कोई राउंड्स होंगे तो आप उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो, एंड अपग्रेड टू द अनदर इंस्टीट्यूट विच हैज हायर इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन फॉर इंस्टीट्यूट। आप जब अभी अप्लाई कर रहे हो इंस्टीट्यूट में, जो भी आपके हायर प्रेफरेंस पे है उसको वो देखेंगे किसमें, सेकंड राउंड में। फर्स्ट राउंड में लाइक आपको एम्स भोपाल मिल गया जो कि आपके 5th नंबर पे था, ठीक है, एम्स ऋषिकेश आपका 4th नंबर पे है, तो सेकंड में ये होगा कि एक जो हायर प्रेफरेंस है, एक या दो, जितना भी आपके रैंक के अकॉर्डिंग होगा, वो हायर प्रेफरेंस आपको अलॉट होगा। If a candidate opt for option 2 and is offered aims of higher preference during the subsequent round, then the previous offered aims for which the option 2 was chosen will be vacated and the candidate will have to re-follow the procedure mentioned for newly offered aims during ongoing round। ठीक है, अगर आपने ऑप्शन सेकंड चूज करा और आपको एक हायर एम्स मिल जाता है, ठीक है, तो आपकी जो पहली वाली सीट है, जो आपको पहले एम्स ऑफर हुआ है, वो खाली हो जाएगी। ठीक है, और आपको दोबारा सारे प्रोसीजर फॉलो करने, जो भी आपको एम्स बताएगा या जो भी आपको एम्स अलॉट हुआ है उसकी साइट पे आपको चेक करते रहना होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको बाकी चीजें फॉलो करनी होंगी। ठीक है, आई होप ये ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन सेकंड आपका क्लियर हो गया होगा। और ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 में कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको देखनी है। ठीक है, इसमें आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है, इफ अ कैंडिडेट इज ऑफर्ड पोस्ट एट एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट and does not select any of the above mentioned option within the time specified above, then it will be considered as refusal by the candidate to accept any of the offered institute and his or her candidature for this and all subsequent round will be cancelled। ठीक है, इसके बाद क्या है कि अगर आपको जो भी एम्स अलॉट हुआ है, अगर आपने ना ऑप्शन 1 ना ऑप्शन 2, आपने इन दोनों में से कोई भी सेलेक्ट नहीं करा, तो आपका जो कैंडिडेचर है वो क्या कर दिया जाएगा, कैंसिल। ठीक है, आप फर्दर दूसरे राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। Next is option 2 shall not be available to those who have been allocated institute which was their first
प्रेफरेंस एंड हैव टू मैंडेटरी चूज ऑप्शन 1। ठीक है, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस जो भरा है और आपको फर्स्ट प्रेफरेंस ही आपको मिल गया है, तो आपके लिए ऑप्शन 2 अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आपको जो फर्स्ट प्रेफरेंस मिल गया है तो उसके बाद और आपका अपग्रेडेशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको मैंडेटरी है कि आपको ऑप्शन फर्स्ट ही चूज करना है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज a candidate who has been offered seat at any of the 4 central government hospital will not be considered for upgradation in other central government hospital other than AIIMS in subsequent round of AIIMS hospital allocation। ठीक है, अगर आप सेकंड ऑप्शन चूज करते हो, ठीक है, और आपको कोई सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल की सीट मिली है, अगर आपको कोई सेंट्रल गवर्नमेंट की सीट मिली है और आपको और दूसरा कोई एम्स चाहिए, तो आपको सिर्फ वही मिल सकता है। अगर एक बार आपको कोई सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल मिल गया, उसके बाद कोई आपको दूसरा सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं मिलेगा। आप एम्स के लिए ऑप्शन सेकंड के लिए जा सकते हो कि अगर आपने हायर प्रायोरिटी पे एम्स रखा और आपको नहीं मिला है, तो आप उसके लिए जा सकते हो सेकंड ऑप्शन के लिए। Fourth point is candidates who are eligible only for 4 central government hospital or have filled choices only for 4 government hospital, a seat has been allocated are required to mandatory choose option 1। अगर आपने एलोकेशन में सिर्फ और सिर्फ 4 सेंट्रल गवर्नमेंट सीजीएचएस हॉस्पिटल भरे हैं, तो आपको मैंडेटरी है कि आप ऑप्शन फर्स्ट चूज करोगे, क्योंकि ऑप्शन सेकंड का उसमें है ही नहीं। क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, आपने ऊपर वाले पॉइंट में भी इन्होंने क्लियर करा हुआ है कि अगर आपने 4 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में से कुछ भरा हुआ है और आपको वो मिल जाता है, ठीक है, तो आगे जो अगर आप ऑप्शन 2 चूज करते भी हो तो उसमें आपको कोई सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, मिल सकता है तो सिर्फ एम्स मिल सकता है जो हायर प्रेफरेंस पे होगा। ठीक है, तो अगर आपने नेक्स्ट पॉइंट में अगर आपने 4 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल भरे हैं, तो आपको मैंडेटरी है कि आपको फर्स्ट ऑप्शन ही चूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज कैंडिडेट चूजिंग ऑप्शन 2 आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट अ सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंडेबल आफ्टर ज्वाइनिंग ऑफ ₹25,000 एज पर पेमेंट मेथड। ठीक है, ये इसके लिए भी एक अलग से आएगा कि आपको किस पे कैसे पेमेंट करनी है। ठीक है, उसके लिए पूरा फॉर्मेट आता है, जो कि ये अमाउंट क्या होगा, रिफंडेबल आफ्टर ज्वाइनिंग, कि अगर आप ऑप्शन सेकंड चूज करते हो और जब भी आप ज्वाइन करते हो उसके बाद ये जो अमाउंट है आपको रिफंड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज ऑल कैंडिडेट मस्ट एक्सरसाइज ऑप्शंस केयरफुली एज नो चेंजेस अलाउ आफ्टर क्लोजिंग डेट। ठीक है, जो भी क्लोजिंग डेट है इसके बाद कोई भी अलाउ नहीं करेंगे, तो आपको ये भी जो फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन होगा बहुत ध्यान से आपको चूज करना है कि आप किसके थ्रू जाना चाहते हो। अब हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए ड्यूरिंग द अपलोड। ठीक है, तो इसमें आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे जो भी आपने फर्स्ट ऑप्शन अगर आपने सेलेक्ट करा हुआ है, ठीक है, और सेकंड ऑप्शन भी सेलेक्ट करा है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक पूरा प्रोसेस आपका होता है। तो जो फर्स्ट पॉइंट है वो है आपको क्या चाहिए होगा, एक्सपीरियंस, जीएनएम या ये एनओसी, ये सब मेरे में नहीं आया था। ठीक है, जो मैंने लास्ट वीडियो अपलोड करी थी उसमें ये मेरे पास नहीं है, तो मैंने इनके बारे में नहीं बताया था। इस वीडियो में हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ और क्लास 10 मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, क्लास 10 का आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। सेकंड इज द इसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, चाहे आपके पास प्रोविजनल हो, चाहे डिग्री हो, चाहे डिप्लोमा हो, अलॉन्ग विद प्रूफ ऑफ डेट ऑफ रिजल्ट डिक्लेरेशन और इशू ऑफ सर्टिफिकेट। ठीक है, जो भी आपके पास रिजल्ट आया है लास्ट, उसका कॉपी होना चाहिए ओरिजिनल। ठीक है, उस पर डेट मेंशन होनी चाहिए आपने कब पास आउट करा है। नेक्स्ट वन इज द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एज ग्रेड ए नर्स और मिडवाइफ फ्रॉम स्टेट और इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ठीक है, आपने चाहे कहीं से भी स्टेट से हो, चाहे आपका आईएनसी से हो, कहीं से भी हो आपका रजिस्ट्रेशन, वो चलेगा किसी भी स्टेट से। ऐसे परफेक्ट कोई मेंशन नहीं है कि पर्टिकुलर किस स्टेट का होना चाहिए। नेक्स्ट इज द एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इन केस ऑफ डिप्लोमा जीएनएम होल्डर क्लियरली इंडिकेटिंग नंबर ऑफ बेड्स ऑफ हॉस्पिटल एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस। ठीक है, मेन है कि आपको कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस, एंड बेड्स मिनिमम कितने होने चाहिए, 50 मिनिमम बेड वाला हॉस्पिटल होना चाहिए या उससे ज़्यादा भी चलेगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट है फॉर जीएनएम। नेक्स्ट इज एनओसी। ठीक है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड एनओसी हु आर करेंटली वर्किंग इन सेंट्रल स्टेट पीएसबी और पीएसयू बॉडी। ठीक है, आपको एनओसी चाहिए अगर आप सेंट्रल स्टेट या किसी पीएसबी या पीएसयू बॉडी में काम कर रहे हैं या रिलीविंग लेटर। नेक्स्ट वन इज द वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर एससी, एसटी, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस। जो एससी एसटी होता है इनका एक ही सर्टिफिकेट होता है, इनको बार बार रीन्यू नहीं करवाना होता। लेकिन जो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस है इनका हर साल फाइनेंशियल ईयर बनता है। ठीक है, उसकी पर्टिकुलर डेट है, तो वो डेट क्या है फॉर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, दैट इज 1
अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल 2022 से आपका स्टार्ट होगा ये। तो आपको मेन ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में ये ध्यान रखना है डेट का कि आपका सर्टिफिकेट किसके अंदर बना होना चाहिए। 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 इसके अंदर आपका वैलिड होना चाहिए। सेम आपका ईडब्ल्यूएस के लिए भी है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का क्लियर हो गया होगा आप सबको। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द रजिस्ट्रेशन पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट। सो एक बार आपका ये क्लियर हो गया कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस के सर्टिफिकेट बनवाना है, ठीक है। मेन आपको ये डेट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, इसकी वजह से आपका कैंडिडेट भी कैंसिल हो सकता है, ठीक है, आपको जनरल कैटेगरी में कंसीडर कर लेंगे। नेक्स्ट इज़ द पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट चाहिए आपको एक गवर्नमेंट अथॉरिटी से। नेक्स्ट इज़ द रजिस्ट्रेशन स्लिप ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हैविंग कैंडिडेट साइन, ठीक है। मेन है कि आपको एक इसका भी बहुत सारा क्वेश्चन आए थे मेरे पास कि रजिस्ट्रेशन स्लिप कैसे डाउनलोड करनी है। तो जब भी आपका जो लॉगिन पेज है आप उस पर लॉगिन करोगे, ठीक है, उसमें आपको ऊपर की तरफ 3 बॉक्स दिखेंगे, ठीक है, गोल से, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। जो थर्ड वाला है उस पर लिखा होगा प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। तो जो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म है आप इस पर क्लिक करोगे तो इससे जो आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। उसको डाउनलोड करके विद कैंडिडेट साइन, आपके साइन होंगे इसमें, वो आप ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट अपलोड आप वो अपलोड कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज़ द एडमिट कार्ड हैविंग कैंडिडेट साइन, ठीक है। एडमिट कार्ड चाहिए, उस पर आपको एडमिट कार्ड पे साइन करके दोबारा अपलोड करना है। वो एडमिट कार्ड नहीं है तो वो भी लॉगिन करके आपका डाउनलोड हो जाएगा। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द कॉपी ऑफ द ओरिजिनल आईडी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी इशू फ्रॉम एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी, ठीक है। इसमें आपका आधार कार्ड, लाइसेंस आ जाएगा। नेक्स्ट इज द लेटेस्ट फोटोग्राफ, सिग्नेचर, स्कैन लेफ्ट, थंब इम्प्रेशन एंड स्टैंडर्ड डिक्लेरेशन फॉर्म है, ठीक है। जो फॉर्म है ये क्या है, ये जब आप फॉर्म अपलोड करोगे, डाउनलोड करोगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स को, वहाँ पे नीचे ऑप्शन आएगा डाउनलोड का, ठीक है। इसको आप डाउनलोड करके बाहर निकाल के उसको फिल करके दोबारा स्कैन करके पीडीएफ की फॉर्म में अपलोड करना होगा, ठीक है। ये कहीं से मिलेगा नहीं, जब अब भी आपका डॉक्यूमेंट अपलोड का आएगा ये नीचे आ जाएगा। लास्ट वन इज़ द कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ इशू बाय एनी गवर्नमेंट अथॉरिटी। इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर आपके फादर के नाम पे वो भी चलेगा, और अगर ये सब नहीं है तो डोमिसाइल भी आपका कंसिडर होगा इसके अंदर। सो आई होप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड या जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे उनसे अगर आपका कोई डाउट है तो वो क्लियर हो गया होगा। ये सारी वीडियो आपके लिए अभी तक हेल्पफुल रही होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट या कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करने का, ठीक है। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, जो मैं मेहनत कर रही हूँ आपको अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इसी तरह की बेनिफिशियल वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू।